Okay. Hello. Hello. Okay. Okay. Hello. Okay. Now my voice is coming here. I don't know how, what is happening. So let's get started. Okay. So this is my notes which I prepared during my preparation. Okay. And I felt this is very good to revise now. Okay. So this is me, Dr. Siddip here. भूले नहीं होगे तो हम इसमें क्विकली रिवाइज करेंगे। मैंने क्या लिया है कि लगभग 30 पेज की ये वीडियोस हैं अपनी। ओके, तो इसमें मैं फटाफट आपका रिवाइज करवाता हूँ। ओके ओके सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी ENT, और जिसमें हम आज सिर्फ 10 पेज पढ़ेंगे। ओके, सो ENT के बारे में सीधा सीधा बोल दें कि ये स्टडी है ईयर, नोज़ और थ्रोट की। ठीक है, तो हम बेसिकली बहुत ही कंसाइज हाई इल टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है कि क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या है। मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ। क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या है? इज रिंग शेप्ड। ठीक है, इसको सिग्नेट रिंग भी कहते हैं इस कार्टिलेज को। तो बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। ओके, कि क्या है? क्रिकॉइड इज अ रिंग लाइक, सिग्नेट रिंग लाइक। ओके, कार्टिलेज है पहला टॉपिक। क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि इपीग्लोटिस क्या है, तो इपीग्लोटिस क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज। सीधा सीधा सिंपल सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है पहले तो। ठीक है, वहाँ पे मैं बेसिक एनाटमी से नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अपन ये समझो। ये पोर्शन में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ कि ये ईयर रहेगा। ठीक है अपना, और नोज़ के बारे में हम, और थ्रोट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ बेसिक मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने पहले कभी पढ़ रखा है। ओके, सो इपीग्लोटिस डज नॉट ओसिफाई विथ एज। मतलब इपीग्लोटिस एज के साथ ओसिफाई नहीं होता। 3 टॉपिक्स हमने यहाँ पे देखे कि क्रिकॉइड क्या है, रिंग शेप है, रिंग लाइक है, या सिग्नेट लाइक कार्टिलेज है। दूसरा हमने कहा कि इपीग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेज है। ठीक है, और हमने एक देखा कि इपीग्लोटिस डज नॉट ओसिफाई विथ एज। तो इपीग्लोटिस एज के साथ ओसिफाई नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं। चौथा पॉइंट है, इन ए स्मोकर्स वोकल कॉर्ड इपिथेलियम स्टार्ट शेडिंग ऑफ एट वेरी फास्ट रेट कॉल्ड एज केराटोसिस लैरिंग्स। ओके, मतलब जो स्मोकर्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनकी जो इपिथेलियम होती है अंदर, एंडोथेलियम, वो बहुत तेज़ी से गिरने लगती है। ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। ठीक है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। और चीफ कंप्लेंट क्या देखने को मिलेगी इसमें कि हॉर्स वॉइस के साथ वो कंप्लेन करेगा। जो स्मोकर्स होंगे उनकी एंडोथेलियम बहुत तेज़ी से सेड ऑफ होने लगेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक हिसाब से कि ये एपिथेलियम है यहाँ पे। ठीक है, और ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो 5th पॉइंट क्या है? रिंकीज स्पेस क्या है? ठीक, रिंकीज स्पेस क्या है? सब इपिथेलियल लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर इन द वोकल कॉर्ड। ओके, वोकल कॉर्ड में आप सीधे सीधे देखेंगे तो ये मैं उसके लिए इमेज रखी है कि ये जो लेयर की ये है रिंकीज स्पेस। ओके, क्लियरली देखोगे तो, जैसे नीला ले लेता हूँ, ये है इपिथेलियम, और इसके नीचे वाला जो स्पेस है ये वाला, इसको बोलते हैं रिंकीज स्पेस। ओके, रिंकीज स्पेस है। तो अपन ने क्या देखा 5वें पॉइंट में कि ये सब इपिथेलियम लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जो कि वोकल कॉर्ड में पाई जाती है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो हर बार आता है कि लैरिंगोसील क्या है? लैरिंगोसील क्या है कि एबनॉर्मलिटी डायलेटेड सैक्यूल्स, जो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? बेसिकली जो ट्रम्पेट ब्लोअर्स रहते हैं ना, जो वो बजाते हैं, शहनाई वादक वगैरह, उनमें ये देखने को मिलती है। डायरेक्ट इमेज आ जाती है कई बार डायरेक्ट। ये सैक्यूल ऐसे आउट पाउचिंग हो जाती है। ठीक है, ये आउट पाउचिंग आप समझोगे कि ये देखो, ये यहाँ पे बाहर पाउच बन जाता है। ये ऐसे ग्रॉसली एग्जामिन कर सकते हैं। और ये यहाँ पे ये मेरे वाले एग्ज़ाम में ये सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कैसे आप, ये कहाँ पे है? रिंकीज हो गया, लैरिंगोसील। ठीक है, सैक्यूल एक्चुअली क्या होता है कि देखो आप समझोगे इस मैंने पिक्टोरियल डायग्राम बनाया है यहाँ पे कि ये पहले जब लैरिंग्स में हम जाते हैं, ग्लॉटिस के रीजन में ये हमारे पास वो रहते हैं, पहले फॉल्स वोकल कॉर्ड एंड ट्रू वोकल कॉर्ड। तो इनकी ये मार्जिन्स अंदर की ओर रहते हैं। ठीक है, ये अंदर की ओर,
और ये जो सैक्यूल बाहर की ओर जाता है, ये पाउचिंग, ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे, तो इसको बोलोगे क्या, लैरिंगोसील। ओके, सिंपल सी बात। फिर क्या है 7वां पॉइंट, वी स्पीक यूजिंग ट्रू वोकल कॉर्ड। ओके, हम ट्रू वोकल कॉर्ड, ये जो नीचे वाले रहते हैं ग्लोटिस रीजन में, इसको हम ट्रू वोकल कॉर्ड से हम स्पीक करते हैं। वोकल कॉर्ड हैज़ नो लिम्फेटिक्स। देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं, वोकल कॉर्ड में कोई लिम्फेटिक्स नहीं पाई जाती। ठीक है। 9वां पॉइंट, सब ग्लोटिस जो है ये सीधे मगअप करना है दिमाग लगा के। ठीक है, सब ग्लोटिस ड्रेन इनटू डेल्फिन लिम्फ नोड। तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि सब ग्लोटिस कहाँ ड्रेन करती है उसका लिम्फ, तो ये डेल्फियन लिम्फ नोड में ड्रेन करती है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज प्री पेरिंजियल लिम्फ नोड। ठीक है, ये चीज़ें अभी ध्यान से एकदम देखते चलो, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है। ओके, 10वां पॉइंट, ओनली वन एबडक्टर मसल। देखो बहुत सारी मसल्स हैं वहाँ पे, लेकिन ये वाली मसल याद रहेगी तो सारे काम हो जाएंगे। एबडक्टर कहने का मतलब कि ये जैसे वोकल कॉर्ड है तो इनको दूर लेके जाएगा। ठीक, जैसे वोकल कॉर्ड हैं तो इनको दूर लेके जो काम करता है उसको एबडक्टर बोलते हैं। तो केवल ओनली वन एबडक्टर मसल है। ठीक, उसको बोलते हैं अपन पोस्टीरियर क्रीको एरिटिनोइड मसल। आर यू गेटिंग इट, कि ओनली वन एबडक्टर मसल है, वो भी है पोस्टीरियर क्रीको एरिटिनोइड मसल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं कि ऑल दीज मसल लाइज इनसाइड द लैरिंग्स एक्सेप्ट। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं ऐसे आपसे कि सारी जो मसल्स हैं लैरिंग्स के अंदर पाई जाएंगी, एक्सेप्ट कौन सी मसल है ऐसी, तो वो कौन सी, क्रीकोथायरॉइड मसल लैरिंग्स के बाहर पाई जाती है, आउटसाइड द लैरिंग्स। ओके, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बट देखो कि यहाँ हमारा उतना ध्यान ही नहीं जाता है ना, इसलिए इस टाइप से ये 20th नोटबुक मेरी समझ लो कि इस हिसाब से हम तैयारी कर रहे होते हैं उस समय। तो देखो अब यहाँ पे पूछा गया है कि लोकेशन ऑफ लैरिंग्स, ठीक, और नैरोएस्ट पार्ट लैरिंग्स क्या है, मतलब बेसिकली जो अभी जोड़ रहे हो तो हम बात पढ़ रहे हैं सिर्फ लैरिंग्स के, मतलब थ्रोट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओनली थ्रोट्स के। ओके, तो लोकेशन ऑफ लैरिंग्स पीडियाटिक में देखोगे तो C2 C3 की स्पेस में ये हाई इन द नेक होता है। ओके, और नैरोएस्ट पार्ट इन पीडियाटिक ग्रुप में क्या होगा, सब ग्लोटिस। ये देखो ये रटने वाली चीज़ें, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाओ कोई सेंस नहीं है। ठीक है, एडल्ट में मगअप करना पड़ेगा, इनको दिमाग में बार बार रिकॉल करवाना पड़ेगा कि लैरिंग्स की लोकेशन एडल्ट में कहाँ होती है, C3 और C6 में, ये लोअर इन द नेक रहता है, और पीडियाटिक में ये हाई इन द नेक रहता है C2 C3 में, और नैरोएस्ट पार्ट ऑफ जो अपना लैरिंग्स है वो एडल्ट में ग्लोटिस है और पीडियाटिक में सब ग्लोटिस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। ओके, ये मोस्ट कॉमन कॉज पूछ रहे हैं कि एक जैसे ये दोनों वोकल कॉर्ड होते हैं तो एक पैरालाइज्ड हो जाएगा, तो उस मोस्ट कॉमन कॉज क्या है उसका, इडियोपैथिक, और उसके बाद अगर इडियोपैथिक ऑप्शन में नहीं है तो कार्सिनोमा ब्रोंकस जो मैलिग्नेंसी है उसके कारण यूनिलैटरल पैरालिसिस होगा। सीधा सीधा याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस दैट इज इडियोपैथिक, एंड इडियोपैथिक ऑप्शन में नहीं है तो कार्सिनोमा ब्रोंकस। ओके ओके 14 नंबर टॉपिक, ऑर्टनर सिंड्रोम क्या है, सीधा सीधा देखो, लेफ्ट आर्टेरियोमेगैली कॉजिंग लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, ये रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ में देखने को मिलता है, लेफ्ट आर्टियोमेगैली होती है। ये देखो ये इतना ध्यान नहीं जाता, चुपचाप देखो, ऑर्टनर सिंड्रोम कब मिलती है, जब लेफ्ट आर्टेरियोमेगैली होती है, लेफ्ट एट्रियम बड़ा हो जाता है, कॉजिंग लेफ्ट वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। ओके, बस इतना याद रखना इसमें। ओके 15 नंबर का टॉपिक है कि बाईलैटरल एब्डक्टर पैल्सी। एब्डक्टर पैल्सी मतलब दो जो दूर ले जाने वाली जो पोस्ट क्रिको एरिटेनॉइड मसल है, बाईलैटरल एडक्टर पैल्सी कब होगी, ठीक है, तो और उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, सीधा ये क्वेश्चन आया है कभी, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है अभी दिक्कत हो रही होगी ये समझने में, बट जब एक बार आप पढ़ के ये चीज़ें देखोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगी। बेसिक में वो कहानी नहीं कर रहा, ठीक है। तो थायरोप्लास्टी करनी पड़ती टाइप 2 की, जिसमें हम इसको अंदर की ओर लेके आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लैटरलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, सॉरी लैटरलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये एब्डक्टर पैल्सी होंगी। एब्डक्टर पैल्सी कहने का मतलब कि ये बाहर नहीं जा पाएंगी, ठीक है, तो ये मतलब बोलने में और सांस लेने में दिक्कत होगी, तो लैटरलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड करना पड़ेगा।
60 नंबर पॉइंट, इफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इज कट ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी के दौरान, ये अक्सर कट जाती है नर्व एक्सीडेंटली, तो इसमें क्या होता है, क्रीकोथायरॉयड लॉस मेन टेंसर मसल, ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ वॉइस देखने को मिलेगी। अगर मतलब ये कहना चाह रहा है इस टॉपिक में कि सिंपली अगर सुपीरियर लैरिंजियल नर्व कट हो जाएगी थायराइड सर्जरी में, तो जो मेन टेंसर मसल है क्रीकोथायरॉयड वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि सुपीरियर लैरिंजियल नर्व इसको सप्लाई करती है, तो पुअर क्वालिटी ऑफ वॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, ठीक है, मिरर सरफेस इज वार्म बिफोर यूजिंग। देखो अब इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी की बात हो रही है, तो यूज़ करने के पहले क्या करना है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मिरर जो सरफेस होगी उसको वार्म करना है बिफोर यूज़ करने के पहले, ठीक। दूसरा, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, ये क्वेश्चन आया करता है कि जो अपन वीडियो वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो जो हम लैरिंगोस्कोप डालते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट वाला, तो उसमें क्या करते हैं अपन कि डज नॉट शो, क्या चीज़ें नहीं दिखेंगी अगर हम ये वाली चीज़ें इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप डालेंगे तो क्या नहीं दिखेगा। तो देखो इसमें 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, इंटीरियर कॉमिसर ऑफ द वोकल कॉर्ड नहीं दिखेगा, इंटीरियर कॉमिसर आगे वाला ये हिस्सा, ठीक है। लैरिंजियल सरफेस ऑफ एपिग्लोटिस की नहीं दिखेगी, इससे इनडायरेक्ट लैरिंगोस, वेंट्रिकल्स नहीं दिखेंगे, सब ग्लोटिस नहीं दिखेंगे। तो ये सीधा सीधा याद रखना है कि जब अपन इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करेंगे तो 4 स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखेंगे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। उसमें इंटीरियर कॉमिसर ऑफ द वोकल कॉर्ड नहीं दिखेगा, लैरिंजियल सरफेस ऑफ एपिग्लोटिस नहीं दिखेगी, वेंट्रिकल्स नहीं दिखेंगे और सब ग्लोटिस नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये बना करता है कि ईएनटी से कि फोकल लेंथ ऑफ ईएनटी माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो ईयर में कितने फोकल लेंथ का यूज़ करेंगे, नोज़ में और लैरिंग्स में। तो मैंने उस समय ऐसे लिख के याद किया था कि ENT 200, ठीक, 300, 400, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, इसलिए इसको ध्यान में रखते हैं। ये नैनोमीटर होगा, नॉट आई थिंक मिलीमीटर, नैनोमीटर में होगा, ये देख लेना वैल्यू, ठीक है, कि ENT लेंथ जो है तो मिलीमीटर में होगा। 200 मिलीमीटर ईयर में यूज़ करते हैं, 300 मिलीमीटर नोज़ में और 400 मिलीमीटर लैरिंग्स में फोकल लेंथ इसकी, ठीक है। तो ये जस्ट देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं, पता भी नहीं चलती, ठीक है। अब थायरोप्लास्टी ऑफ वोकल कॉर्ड का निमोनिक में इसमें लिखा है तो नोट्स में कि थायरोप्लास्टी करते हैं कब, कैसे, जब पैल्सी हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे एक लिखा MLS, टाइप लिखे 1 2 3 4, ठीक है। तो थायरोप्लास्टी टाइप 1 में क्या होगा, मीडियलाइजेशन, मतलब ये जैसे वोकल कॉर्ड हैं तो हम इनको अंदर की ओर लाएंगे, ठीक, इस सर्जरी में। लैटरलाइजेशन टाइप 2 है, ठीक है। तो M मतलब मीडियल लेके आ रहे हैं, L मतलब लेटरल लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे अब वोकल कॉर्ड को। जो बाइलेटरल एबडक्टर पैल्सी हो जाती है ना, तो अब चिपक जाएंगे एक दूसरे में ये। तो थायरोप्लास्टिक करने के दौरान हम इसको दूर दूर करेंगे। और S से क्या है, शॉर्टनिंग करेंगे उसकी। टाइप 3 में हम जैसे बहुत ढीले पड़ गए वोकल कॉर्ड तो इनको टाइट करेंगे, ठीक है, और शॉर्ट करेंगे, तब हमारी फोनेशन अच्छी हो जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अक्सर पूछते रहते हैं लोग, ठीक है। लैरिंगोमलेशिया क्या है, ठीक, लैरिंगोमलेशिया आल्सो कॉल्ड एज कंजनाइटल लैरिंजियल स्ट्राइडोर, ओके। और ये होता, अब देखो इसके बारे में देखते हैं। मोस्ट कंजनाइटल एनॉमली ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंगोमलेशिया। एग्जामिनेशन में क्या होता है, ओमेगा शेप्ड एपिग्लोटाइटिस, ठीक है। ये देखो ये ऐसी इमेज दिखेगी आपको एग्ज़ाम में, ठीक, ऐसा कुछ भी दिखे तो वो लैरिंगोमलेशिया है, सीधा सीधा, ठीक। लैरिंगोमलेशिया क्या है कि जो एपिग्लोटिस रहती है वो सॉफ्ट पड़ जाती है और स्वेलन हो जाती है, तो ये कंजनाइटल लैरिंजियल स्ट्राइडोर इसमें देखने को मिलेंगे। आवाज़ आएगी खरखराहट की बहुत। और एग्जामिनेशन में ओमेगा शेप्ड एपिग्लोटिस दिखेगा। ट्रीटमेंट क्या है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ओके। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं लैरिंगोमलेशिया में, कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन लैरिंगोमलेशिया क्राई इज़ नॉर्मल, देखो क्राई नॉर्मल रहेगा बिकॉज वोकल कॉर्ड आर नॉर्मल। एपिग्लोटिस की ये प्रॉब्लम है, ना कि वोकल कॉर्ड की, इसलिए बच्चा रोएगा प्रॉपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लैरिंगोमलेशिया इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजनाइटल लैरिंजियल स्ट्राइडोर और नियोनेटल स्ट्राइडोर, ठीक है। इसमें आवाज़ आएंगी। अब देखो एक्यूट
इपिग्लोटाइटिस। एक्यूट इपिग्लोटाइटिस में क्या होगा, इसका किसके कारण होता है, ये एच इन्फ्लुएंजा बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के कारण होता है एक्यूट इपिग्लोटाइटिस। ओके, और इसमें क्या होता है बेसिकली कि इपिग्लोटिस बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाता है, और इसमें क्या साइन देखने को मिलते हैं, चाइल्ड सिट डाउन बेंडिंग फॉरवर्ड, ठीक है, वो सांस लेने की कोशिश करेगा, इसको बोलते हैं ट्राइपोड साइन, ठीक है। ट्राइपोड साइन देखने को कहाँ मिलता है, एक्यूट इपिग्लोटाइटिस में, ठीक है। एक्सरे में देखोगे सॉफ्ट टिश्यू नेक, लेटर व्यू में दिखेगा थंब साइन। ये देखो, ये कैची पॉइंट्स हैं, ये पूरी कहानी बता के थंब साइन आ जाएगा, ट्राइपोड साइन आ जाएगा, तो आपको तुरंत समझना है कि एक्यूट इपिग्लोटाइटिस की बात हो रही है। और अगर कोई इन्फेक्शन बता रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन है, ठीक है, तो थंब साइन आप इमेज में देखोगे कि कुछ ये ऐसा थंब साइन आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक, ओके। तो ये हो गई बात एक्यूट इपिग्लोटाइटिस की। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्यूट लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। ओके, एक्यूट लैरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस को क्रूप भी बोलते हैं अपन, सिंपल क्रूप, ठीक है, जिसमें बहुत वूपिंग कफ आती है। तो ये किसके कारण होता है, क्रूप पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, ये वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो एक्सरे में सॉफ्ट टिश्यू नेक में देखेंगे तो इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में बिल्सोस स्टीपल साइन। ये देखो, ये कैची पॉइंट्स हैं, ये पूरी कहानी बताएगा, एक बच्चा ये हुआ वो हुआ, फीवर आने लगी, ऐसा वूपिंग कफ है, फिर उसकी एक्सरे में हमने देखा स्टीपल साइन आ गया। तो ये क्रूप का क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट, एक्यूट लैरिंगोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। ओके, नैरोइंग ऑफ द सबग्लोटिस हो जाता है। तो स्टीपल साइन क्या है, ये देखो ऐसे स्टीप बनेगा इसमें। तो ये एक एक क्वेश्चन, इन तीन में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ये तो लैरिंगोमेलेसिया आ जाएगा, ये तो थंब साइन आ जाएगा, ये तो स्टीपल साइन आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लैरिंग्स। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लैरिंग्स मतलब अगर टीबी का इन्फेक्शन है, समझना, अगर टीबी का इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे थ्रोट में। तो क्या होगा, बेसिकली वीकनेस ऑफ वॉइस होगी। और साइन क्या देखने को मिलते हैं, देखो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक माउस बीटन अपीयरेंस आएगा वोकल कॉर्ड में, ये देखो, ये माउस जैसे लग रहा कि ये माउस बीटन ये ऐसे कुतर दिया हो जैसे, ये वोकल कॉर्ड। ओके, तो याद रखना कि लैरिंग्स में अगर टीबी का इन्फेक्शन हो रहा है या ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लैरिंग्स में वीकनेस ऑफ वॉइस होगी, और साइन जो देखने को मिलेंगे वो होगा माउस बीटन, अपीयरेंस ऑफ द वोकल कॉर्ड, और दूसरा टर्बन इपिग्लोटाइटिस। ये कैची वर्ड है, एकदम से याद रखना, ये भूले तो पूरा गेम बिगड़ जाता है। बाकी आप कितनी भी एनाटॉमी फिजियो पढ़े रहो, ये चीज़ें गई तो फिर काम ख़त्म। ये होता है पूरे, जो आज 10-10 लाइन के आपके क्वेश्चन आते हैं ना, वो यही कैची पॉइंट्स पकड़ने पड़ते हैं वहाँ की। टर्बन इपिग्लोटाइटिस दिया है क्या, माउस बीटन अपीयरेंस वोकल कॉर्ड का क्या। देखो ये टर्बन मतलब पगड़ी, ये देखो पगड़ी जैसा लग रहा है, ये देखो ये चीज़, ये है टर्बन इपिग्लोटाइटिस, ठीक है। तो ये हो गई ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लैरिंग्स। अब देखो वोकल नोड्यूल्स, वोकल नोड्यूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वोकल नोड्यूल्स क्या है, आल्सो कॉल्ड एज सिंगर्स नोड्यूल, ठीक। कौन से, सिंगर्स नोड्यूल और टीचर नोड्यूल्स। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा वोकल कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं, टीचर्स हैं और सिंगर्स हैं, तो उनमें ये वोकल नोड्यूल्स दे सकते हैं। कई बार ये डायरेक्ट इमेज आती है, देखो ये लोकेशन के बारे में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ पे पाया जाता है। तो पहले ये देखो, ये है नोड्यूल्स, ये जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये नोड्यूल्स। तो इसको क्या बोलोगी कि इनका, तुम पहले तो ये इमेज दे के आपसे ये पूछ लेंगे कि ये है क्या, तो ये वोकल नोड्यूल है। इसको सिंगर्स नोड्यूल और टीचर नोड्यूल्स भी बोले जाते हैं, क्योंकि इनमें बेसिकली ये देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इनकी साइट क्या है। तो साइट क्या है, जंक्शन ऑफ इंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द वोकल कॉर्ड। ये नोड्यूल्स वोकल कॉर्ड में देखने को मिले, तो आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि ये इंटीरियर 1/3 में है और ये पोस्टीरियर 2/3 एरिया है, समझ रहे हो ना। तो ये इसका साइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइट में घुमा देते हैं कई बार, अपने को याद नहीं रहता वहाँ पे। तो दूसरा टॉपिक, इंट्यूबेशन ग्रैनुलोमा क्या है। जैसे कोई पेशेंट काफ़ी दिन से इंट्यूबेटेड है, तो उसमें भी ये ग्रैनुलोमा फॉर्म हो जाते हैं। तो उसका भी देखो साइट में, देखो कितना बड़ा गेम कर दिया कि वो वोकल नोड्यूल्स इंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 में पाया जाता है। ये लोकेशन है इसकी, यहाँ पे देखो क्लियरली, ये यहाँ पे।
बट जब हम बोले, देखो क्वेश्चन कैसे घूमते हैं। अब जब इंट्यूबेशन ग्रैनुलोमा बोला गया तो इसका जंक्शन क्या चला गया, जंक्शन इंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द वोकल कॉर्ड। ठीक है, ये पोस्टीरियरली पहुंच गया, मतलब ये सपोज यहाँ है तो ये पोस्टीरियर 1/3 में मतलब आ गया। लेकिन अगर इंटीरियर लोगे तो 2/3 होगा और यहाँ 1/3 होगा। ये देखो इतने में घुमा के निकल जाएंगे वो। सम गैप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो कि सम गैप विल बी लेफ्ट बिटवीन वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग फोनेशन, दिस गैप लुक्स लाइक अ की होल, ऑल्सो कॉल्ड एज की होल ग्लोटाइटिस। ठीक है, सीन इन द बाइलेटरल वोकल कॉर्ड फिक्सेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन। कई बार जब बहुत लंबे समय तक इंट्यूबेशन रहता है तो वोकल कॉर्ड का फिक्सेशन हो जाता है। ठीक है, और वो जो फिक्सेशन के कारण ये जैसे देखो यहाँ पे फिक्सेशन हो गया, देखो ऐसे, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये की होल का वो है अपीयरेंस। तो ये बस देखो, ये इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया की होल ग्लोटाइटिस। ठीक है, अब फंक्शनल एफोनिया क्या है कि मोस्ट कॉमन इन यंग फीमेल, लगभग 20 साल में। ये फंक्शनल एफोनिया मतलब जानबूझकर बात ही नहीं करेंगे। कप साउंड इज़ नॉर्मल, दिस प्रूव द डायग्नोसिस। ओके, अगर जैसे कोई आप ओपीडी में बैठे हैं, कोई फीमेल आई, उसके घर वाले बोल रहे हैं कि इसकी आवाज़ ही चली गई, तो आप सिंपल बोलो खांस के दिखाओ, अगर खांसती है तो उसके वोकल कॉर्ड सही है, वो मेलिंगनिंग कर रही है। ठीक है, सब ग्लोटिक कैंसर में क्या होगा, स्ट्राइडोर आएगा, सिंपल सी बात। अब देखो, अब ट्रैकियोस्टोमी रिड्यूस, ये देखो फैक्चुअल चीज़ें हैं, सिर्फ फैक्ट्स हैं, इनको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ वो चीज़ें हैं जो क्वेश्चन बन के आती हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रैकियोस्टोमी करते हो तो ये 50% डेड स्पेस रिड्यूस कर देगा। ठीक है, नो एयर एक्सचेंज, मतलब ट्रैकियोस्टोमी करोगे रिड्यूसेस डेड स्पेस बाय 50%। डेड स्पेस इज फ्रॉम नोज अप टू ब्रोंकाई जो रहता है। तो अब यहाँ पे अब जैसे ट्रैकिया में आपने होल कर दिया तो डेड स्पेस 50% कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्ट कि अगर ट्रैकियोस्टोमी करोगे तो कितने % डेड स्पेस लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब टॉपिक है कि लेवल ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। द सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग में ट्रैकियोस्टोमी यूजली प्रीफर किया जाता है। तो चुपचाप से ऐसे आंख बंद करो, ट्रैकियोस्टोमी करेंगे तो सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग में करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाई ट्रैकियोस्टोमी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रिंग। ठीक, बट फर्स्ट रिंग में आप कब करोगे, सिंपल सी बात। तो हाई ट्रैकियोस्टोमी फर्स्ट रिंग में, हम फर्स्ट ट्रैकियल रिंग में जब करते हैं जब कैंसर लैरिंग्स होता है, नीचे करना बहुत टफ हो जाता है। ओके, तो हाई ट्रैकियोस्टोमी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ट्रैकियल रिंग, वो कंडीशन होगी जैसे कार्सिनोमा लैरिंग्स हो रहा, कैंसर लैरिंग्स हो रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रैकियोस्टोमी उसी का है, क्वेश्चन बन के आ रहे हैं डिफरेंट। ओके, तो ये अप्रोच मेरे हिसाब से मच बेटर है। ठीक है, ट्रैकियोस्टोमी इज ए टेम्पररी प्रोसीजर एक्सेप्ट आफ्टर द लैरिंगेक्टोमी। ठीक, ये टेम्परेरी प्रोसीजर है, मतलब अगर लैरिंगेक्टोमी हम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा इंट्यूबेशन माउथ के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, कोई ब्लॉकेज है या कुछ ऐसी कंडीशन है, तो ये टेम्परेरी प्रोसीजर, इसको हम परमानेंट नहीं कह सकते। ओके, ये टेम्परेरी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रैकियोस्टोमी हम परमानेंट प्रोसीजर समझें, तो ये नहीं, ये जब पॉसिबल नहीं है ये लैरिंगेक्टोमी या इंट्यूबेशन नहीं हो रहा माउथ से, तब ये हम इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइनल रिमूवल ऑफ ट्रैकियोस्टोमी इज कॉल्ड एज, देखो एज सिंपल कि ट्रैकियोस्टोमी जब आप निकालोगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिकैनुलेशन, सिंपल। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी करोगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, इसमें एपनिया होगी ड्यू टू CO2 वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, डेड स्पेस कम हुआ ना तो CO2 वॉश आउट हो जाएगा। ये लैरिंग्स का बेसिक एकदम सिंपल सी चीज़ें थी। ओके, और ये PDF में बाद में जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, है ना, FMG हेल्पिंग हैंड में, देख लेना फिर। तो अब हम ईयर की बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, ईयर में तो देखो, ये ईयर की बेसिक से एनाटमी मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो अगेंस्ट इसके रहता है इसको एंटी हेलिक्स बोल देते हैं। ठीक है, और जो मेन ज़रूरत पड़ती है, जो ये उभार रहता है इधर, इसको बोलते हैं एंटी ट्रैगस, और जो इधर रहता है इसको ट्रैगस बोलते हैं। ठीक है,
और ये अपना लोब्यूल है। इससे ज़्यादा हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, सिंपल से जानो हेलिक्स है ये, और ये एंटी हेलिक्स है, ये ट्रैगस है, और ये एंटी ट्रैगस है, ये लोब्यूल है। इससे ज़्यादा एनाटॉमी जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीएचडी नहीं कर रहे हैं, कान में कोई तुमसे इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ईयर में हम पहला एमसीक्यू लेते हैं कि इंसेसुरा टर्मिनालिस क्या है। तो ये सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं, जो एक एक लाइन में बता रहा हूँ। हो सकता है मैं पढ़ाने में इतना अच्छा ना हूँ, क्योंकि लेकिन ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही हाई है, ओके। यही सब चीज़ें पढ़ के मैंने पास हुआ, अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, तो यही सब चल रहा है, ओके। तो इंसिसुरा टर्मिनालिस क्या है? जंक्शन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड आर्च, ओके। इंसिसुरा टर्मिनालिस क्या है? जंक्शन ऑफ द फर्स्ट आर्च एंड सेकेंड आर्च, एंड इट हैज़ नो कार्टिलेज, ओके। इंसिसुरा जो है अपना टर्मिनालिस, ये फर्स्ट और सेकेंड आर्च का जंक्शन है, और यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं होता। बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है कि देखो एक क्वेश्चन आता है, इफ़ एंटी हेलिक्स इज एब्सेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? बैट ईयर बोलेंगे। मैंने आपको एनाटॉमी में बताया ना कि ये है एंटी हेलिक्स। देखो सिंपल से ये एंटी हेलिक्स वाला पोर्शन, तो ये लॉस हो जाएगा, तो देखना ईयर अब कैसे दिखेगा, ठीक है। ये ईयर ऐसे दिखेगा, ये बैट ईयर, यहाँ पे एंटी हेलिक्स एब्सेंट है, तो बैट जैसा कान दिखेगा, सिंपल सा। इफ एंटी हेलिक्स इज एब्सेंट इज कॉल्ड एज बैट ईयर, ठीक। अब 39 क्या है? प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पिन्ना इज डन आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज। देखो ये फैक्ट है, सीधा सीधा, कुछ ज़रूरत नहीं दिमाग लगाने की, कि अगर प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पिन्ना, समटाइम्स क्या होता है कि पिन्ना अपसेंट रहता है, या कंजनाइटल उसमें डिफॉर्मिटी है, वेल फॉर्म्ड नहीं है, स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन करवाना है तो आफ्टर 6 ईयर होगा, सीधा सा मुद्दा। वो ऑप्शन दे देंगे 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, तो 6 ईयर विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पिन्ना एंड कॉक्लिया कंप्लीट्स एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट बाई 20th वीक। मतलब सिंपल सी बात यह है कि 20th वीक होते होते पिन्ना और कॉक्लिया एम्ब्रियोलॉजिकल टाइमिंग में ही डेवलप हो जाते हैं, ओके। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आपसे पूछ लेंगे अगर वन लाइनर में पूछा तो। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो अपनी, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डेवलप्स फ्रॉम ऑल द लेयर्स, मतलब जो मीजो, इंडो, इक्टो, ये तीनों से बनती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना। और एस्टिपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत हो रही है? देखो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन बन के आते हैं, गलत करके आते हैं। इस बार सोचो ये नीट में क्वेश्चन आया था ये वाला, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत हाई फाई स्टडी करके होता है, ये सेम क्वेश्चन आया था। ये बोन पूछी गई थी कि ये कौन सी बोन है, देख लो। ये जो मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स होते हैं ना, ये आपका मेलियस है, आपका इनकस है, और स्टिपीस है। तो ये जो हड्डी है स्टिपीस स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है, और ये वाला अभी आया था नीट पीजी में क्वेश्चन। ऐसी इमेज दे रखी थी, बोले थे ये इमेज कौन सी, ठीक। तो स्टिपीस एक्ट्स लाइक अ पिस्टन, इफ दिस गेट फिक्स्ड लीड्स टू ऑटोस्क्लेरोसिस, ओके। तो ये जो बोन होती है मिडिल ईयर में, आगे इमेज होगी मैं दिखाऊंगा इसको। अगर स्टिपीज फिक्स हो जाएगी कहाँ पे? उधर ओवल विंडो में, ठीक है। तो इस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, सिंपल सी बात। कॉक्लिया न्यूरोइक्टोडर्म है, कॉक्लिया न्यूरोइक्टोडर्म है, ठीक। कॉक्लिया न्यूरोइक्टोडर्म है। अब देखो मिडिल ईयर ऑसिकल्स कॉक्लिया आर ऑफ एडल्ट साइज एट द बर्थ, डोंट ग्रो आफ्टर बर्थ। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो मिडिल ईयर है ऑसिकल्स हैं, उसमें जो ईयर ऑसिकल्स हैं और कॉक्लिया, ये एडल्ट साइज में ही जब बच्चा पैदा होता है तो ये अपने एडल्ट साइज में आ चुके होते हैं, सिंपल सी बात। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेस्टोइड टिप इज एब्सेंट एट बर्थ। जो मेस्टोइड टिप होती है जो कान के पीछे रहता है, वो टिप एब्सेंट होती है एट द बर्थ में, एंड इट डेवलप्स बाय 2 ईयर ऑफ एज। अब देखो ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन पूछ रहा है जब से, कि कॉक्लिया न्यूरोइक्टोडर्म है, ठीक। बोन्स के बारे में मैंने बता दिया कि मिडिल ईयर और ऑसिकल्स कॉक्लिया ये बर्थ के टाइम में कंप्लीट एडल्ट साइज में होते हैं, फिर बर्थ के बाद ये डेवलप नहीं होते हैं,
मेस्टोइड टिप अब्सेंट होती है बर्थ में, इट डेवलप्स बाय 2 ईयर ऑफ एज, ये 2 साल तक में बनता है, ठीक है। अब ये देख लो सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन बन के आते हैं। 2-3 क्वेश्चन देखना, देखते चलना, आप पढ़ रहे होगे तो समझोगे ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना इनको इंपॉर्टेंट है। अब देखो बॉक्सर ईयर और कॉलीफ्लावर ईयर क्या है, ठीक है। सिंपल से देखो, इट इज़ अ पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी ऑफ द पिन्ना, मतलब जैसे ये बॉक्सर होते हैं ना अपने, ये तो ये लोग जब फाइट करते हैं ना तो यहाँ जैसे हिट होता है तो अंदर इनमें हीमेटोमा डेवलप हो जाता है, ठीक है। फिर वो कॉलीफ्लावर लाइक ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ईयर ऐसा दिखने लगता है, ठीक। और मोर क्लियरली ये देखो ऐसा दिखेगा आपको, ये है बॉक्सर्स ईयर, ओके। हीमेटोमा मतलब ब्लड अंदर भर जाएगी इसमें, सरल भाषा में समझो, इट इज़ द पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी ऑफ द पिन्ना, ठीक है। अगर पिन्ना हीमेटोमा, अब इसमें हीमेटोमा है, ब्लड है, तो शुड बी ड्रेन इमीडिएटली। अगर आपके पास पेशेंट आते हैं ऐसे कोई, तो आपको तुरंत यहाँ पे सिरिंज डाल के इसको ड्रेन आउट करना है, सिंपल, ठीक। अब देखो, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की लेंथ कितनी होती है, कितनी लेंथ होती है, 24 mm। बस आगे बढ़ जाते हैं। अब सीरोमिनस ग्लैंड से वैक्स जो बनती है, तो देखो अगर इनकी इंक्रीज इन वैक्स बढ़ने लगता है तो क्या होगा, दे कैन ब्लॉकेज ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ड्यू टू द वैक्स कलेक्शन। अगर बहुत सिंपल चीज़ें लिखी है इसमें, है ना, कि अगर वैक्स बहुत बढ़ने लगेगा, वैक्स कहाँ से बनता है, सीरोमिनस ग्लैंड से बनता है, अगर इससे कलेक्शन ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो एक्सटर्नल ऑडिटरी ब्लॉक हो जाएगी। बट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि 30 डेसिबल हियरिंग लॉस होगा अगर किसी के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ये यहाँ वैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो 30 डेसिबल उसका हियरिंग लॉस होगा। ये पोटेंशियल क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। अब देखो ईयर सिरिंजिंग के बारे में बहुत दिनों से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ईयर सिरिंजिंग के बारे में कि इसकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ऑफ वाटर इज पोस्टीरियो सुपीरियर। पोस्टीरियो मतलब जैसे ये आप इनको समझना, विजुलाइज करना पड़ता है कि क्या कैसे है। जैसे सपोज ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बनाता हूँ, ठीक है, और ये ऐसे कैनाल है, तो इसको विजुलाइज करो कि ये वाला इंटीरियर है, पीछे वाला पोस्टीरियर है, ये मीडियल होगा, मिडिल ईयर साइड, ये लेटरल होगा। तो सिरिंजिंग हमें करना है पोस्टीरियर सुपीरियर, इस डायरेक्शन में, किधर, इस डायरेक्शन में, पीछे की ओर ऊपर साइड, ठीक। ये सिरिंजिंग का सही टेक्निक है। अब देखो 52, इफ देयर इज लाइव इंसेक्ट इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो आप क्या करोगे, अगर जिंदा कीड़ा घुस गया कान में तो क्या करोगे। जस्ट सिंपल पुट ऑयल, कान में आपको ऑयल डाल देना है, टू किल इट एंड देन रिमूव इट, ठीक है। बहुत गर्म खौलता तेल मत डाल देना, कान भी जल जाएगा, ओके। एंड 53, नेचुरल डिफेंस इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। देखो इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिससे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला देखो कि पहला कार्टिलेजियस पार्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, फिर अंदर साइड बोनी पार्ट होता है। तो इसमें एक चीज़ है कि कार्टिलेजियस पार्ट में जो डिफेंस सिस्टम होता है और वहाँ पे होता है फिशर ऑफ सेंटोरनी। तो बस इतना ही याद रखना है कि फिशर ऑफ सेंटोरनी कार्टिलेजियस पार्ट में पाया जाता है ना। तो मैंने ऐसे निमोनिक बनाया कि सकला का बूम बूम, है ना, सकला का बूम बूम। तो सा मतलब सेंटोरनी और का मतलब कार्टिलेज, तो सेंटोरनी कार्टिलेज पार्ट में पाया जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, बोनी पार्ट में फिशर ऑफ हस्की, ठीक है, फिशर ऑफ हस्की पाया जाता है बोनी पार्ट में। तो ऐसा मैंने लिख लिया कि याद करने के लिए बहु मतलब बोनी पार्ट, हु मतलब हस्की, किसी तरह याद कर लो, इससे ज़्यादा इनमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। नेक्स्ट थिंग हम 54 नंबर वाले टॉपिक में आ रहे हैं कि ऑरिकल ब्रांच ऑफ वैगस नर्व आल्सो कॉल्ड एज अर्नॉल्ड्स नर्व। देखो ये इससे क्लिनिकल क्वेश्चन फ्रेम करके वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अर्नॉल्ड नर्व जो कान वाली ब्रांच होती है वैगस नर्व की, जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, उससे एक ब्रांच निकलती है जो कान में आती है, उसको बोलते हैं अर्नॉल्ड्स नर्व, ठीक है। और अल्डरमैन्स नर्व भी बोलते हैं। और ये कहाँ रहती है, लाइज इन द पोस्टीरियर वॉल एंड फ्लोर ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ओके। अगर हम इस नर्व को, अर्नॉल्ड्स नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, लीड्स टू कफ। सपोज हम कान में उंगली कर रहे हैं कुछ भी ईयरबड्स वगैरह से, तो अगर वो अर्नॉल्ड नर्व में आप पोस्टीरियर वॉल में या फ्लोर में आपने स्टिमुलेट किया तो आपको खांसी आ सकती है,
अब इसको मैं बहुत तरीके से क्लिनिकली क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ, ट्रस्ट मी। ठीक है, ये मैं आपको ये बोल दूँ कि एक पेशेंट आया, मैंने अपनी नर्स को बोला कि इसका वैक्स निकाल दो। ड्यूरिंग वो वैक्स निकाल रही थी तो उसने क्या किया, रब कर दिया, मतलब पेशेंट को रैंडम खांसी आने लग गई। जैसे ही वो कुछ करती थी तो खांसी आ रही पेशेंट को। तो मैं पूछूंगा अब एग्जामिनर की ओर से कि वो कौन सी नर्व होगी जिसके कारण ये खांसी आ रही, तो आपको बताना पड़ेगा फिर मुझे कि वो अर्नाल्ड्स नर्व है और ऑरिकल ब्रांच है वैगस नर्व की। इस तरीके से क्लिनिकल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब देखो 54 नंबर क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज ए फीचर ऑफ एकॉस्टिक न्यूरोमा। देखो ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 8th नर्व का ट्यूमर है तो उसमें क्या होता है, अगर एकॉस्टिक न्यूरोमा होगा तो लॉस ऑफ सेंसेशन कहाँ पे होगा, सेंसेशन का लॉस पोस्टीरियर, मैंने बताया था ना, पीछे की ओर सुपीरियर पार्ट में। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में यहाँ पे सेंसेशन लॉस हो जाएगा 8th नर्व ट्यूमर में, एकॉस्टिक न्यूरोमा में ये देखने को मिला है। और इस साइन को क्या बोलते हैं, देखो इस साइन को बोलते हैं हिट्ज़लबर्गर साइन। तो अब मैं क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ यहाँ से डायरेक्ट कि हिट्ज़लबर्गर साइन सीन इन, ऑप्शन बना देता हूँ दुनिया भर के और एक ऑप्शन होगा एकॉस्टिक न्यूरोमा। ठीक, और या ये कह सकता हूँ कि हिट्ज़लबर्गर जो साइन है उसमें कौन सा सेंसेशन, किस पार्ट का एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कौन सा सेंसेशन लॉस होगा, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। देखो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, और ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो 56 नंबर का डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या है। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड एज, ये देखो ये नाम दे सकते हैं, ट्रॉपिकल ईयर, सिंगापुर ईयर, स्विमर ईयर, टेलीफोन ईयर, है ना। तो ये डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना के नाम है, टॉपिकल ईयर, सिंगापुर ईयर, स्विमर ईयर, टेलीफोन ईयर। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, है ना। मतलब डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब कान में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाना पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, आपको इस तरह की कुछ चीज़ें, ये इन्फ्लामेशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना या फरंकुलोसिस, कई बार आपके पास पेशेंट आएंगे आपके पास ओपीडी में कि कान में बहुत तेज़ दर्द है और फिर आप लाइट से देखोगे कि वहाँ पे थोड़ी सी फुंसी या फोड़े टाइप में दिखेंगे, उसको बोला जाएगा फरंकुलोसिस। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना है तो हम इसमें जस्ट आईजी पैक करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इसमें क्या करोगे, एक थेमामोल ग्लिसरीन की हम पैकिंग करते हैं इसमें। ठीक है, पैकिंग करते हैं। अब 58 नंबर का टॉपिक है, देखो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैलिग्नेंट मतलब अब कुछ ज़्यादा ये सीवियर हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ अंडरलाइंग बोन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, मतलब अब वो कार्टिलेजियस पार्ट या जो इपिथीलियम है अंदर वहाँ, उसके बाद वो इन्फेक्शन करते हुए बोन में पहुँच रहा है, स्कल बेस में ऑस्टियोमाइलाइटिस कर रहा है। और ये किसके कारण होता है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है स्यूडोमोनास के कारण होता है। ठीक है, मतलब मोर डेंजरस है ये मैलिग्नेंट, कहने का शब्द यहाँ पे कि ज़्यादा खतरनाक है ये वाला ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में सीटी बोन स्कैन हम देखेंगे और ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे यहाँ पे, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देंगे। ठीक है, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। अब देखो ये क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के कारण से। ठीक है, कोविड के इन्फेक्शन के कारण ये वाला टॉपिक ऑटोमाइकोसिस काफ़ी फेमस है। ठीक है, आ सकता है। तो अब देखो मोस्ट कॉमन फंगस इज एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर के कारण ये ऑटोमाइकोसिस होता है, मोस्ट कॉमन कॉज है। और एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा वेट न्यूज़पेपर अपीयरेंस। ठीक है, और ये इस तरीके से कुछ आपको इमेज दिखेगी, ये देखो ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट ये सब चीज़ें। ठीक है, ब्लैक ब्लैक ये ऑटोमाइकोसिस है। ठीक, अब क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं दुनिया भर के और ये एक कैची पॉइंट मिल जाएगा आपको कि उसका जो फ्लूइड है कि वेट न्यूज़पेपर अपीयरेंस देखने को मिलेगा, दैट इज़ ऑटोमाइकोसिस सिंपली। ठीक है, अब देखो एक्सोस्टियोसिस क्या कहलाता है, इस सर्फर ईयर में देखने को मिलता है, जो लोग ज़्यादा सर्फिंग वगैरह करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, हाइपरप्लासिया बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। आप ऐसे देख सकते हैं इमेज में कि ये जो अपना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में बोनी पार्ट है उसका बोनी ज़्यादा हाइपरप्लासिया हो जाता है, ऐसा आपको दिखेगा, इसको बोला जाएगा एक्सोस्टोसिस। ठीक है, अब देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मायरिंग भी बोलते हैं इसको, और इसकी
9 to 10 mm डायमीटर होती है, डायमीटर की बात हो रही है, ठीक है। ये आप देखेंगे ऐसा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कुछ दिखता है, ठीक। तो इसमें बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैलियस बोन का ये आपको दिखेगा, ये मैलियस बोन का मतलब इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जस्ट पीछे अटैच रहता है, ठीक है। तो ये लेटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस है। और जब हम लाइट डालते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि ये एंगल्ड में रहता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं कोन ऑफ लाइट, ये वाला पार्ट। और ये पार्स टेंसा होता है, ये पार्स फ्लैसिडा होता है, ठीक है। ये ज़्यादा ओपेक है जो ये यहाँ पे, ये होगा आपका पार्स फ्लैसिडा, और ये जो आपको ट्रांसल्यूसेंट टाइप में दिख रहा है ये पार्स टेंसा है, ओके। तो देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लाइज एट द एंगल ऑफ 55 डिग्री, ठीक, विथ हॉरिजेंटल। मतलब अगर ये हॉरिजेंटल है तो 55 की डिग्री में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना। जो भी समझ लो, जैसा भी दिख रहा हो कि एंगल्ड में होता है, ऐसा परपेंडिकुलर नहीं लगा रहता, ठीक है। पार्स फ्लैसिडा में मैंने बताया ये है पार्स फ्लैसिडा यहाँ पे। तो पार्स फ्लैसिडा हैज़ 2 लेयर्स। अब यहाँ पे क्या रहता है, फाइब्रस लेयर इज absent पार्स फ्लैसिडा में, इसलिए इसको फ्लैसिडा मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट, है ना। तो पार्स फ्लैसिडा को ही शार्पनेल्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ये देखो शार्पनेल्स मेम्ब्रेन, यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पार्स शार्पनेल मेम्ब्रेन कहाँ देखने को मिलती है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कहाँ देखने को मिलेगी, तो पार्स फ्लैसिडा में देखने को मिलेगी, सिंपल, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन बन के आ रहा है, मेरिंजाइटिस बुलोसा क्या है। मेरिंजाइटिस मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन, बुलोसा मतलब ये बुल्लस बनेंगे ये। तो ये क्या है, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक। और मल्टीपल वेसिकल ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन, इसमें टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। अगर आपके पास ओपीडी में कुछ ऐसा पेशेंट आता है जिसमें मल्टीपल वेसिकल्स उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दिख रहे हैं, तो ये है मेरिंजाइटिस बुलोसा, और ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। आप ईयर ड्रॉप दे के पेशेंट को भेज सकते हैं, यहाँ पे ऐसा सच कुछ वो नहीं है, ठीक है। 64 जो टॉपिक है, द बोन विच कवर्स एटिक आल्सो कॉल्ड एज स्कूटम। तो मतलब ये क्या है, कुछ नहीं है, कभी क्वेश्चन पूछा गया होगा इसलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एटिक का क्या मतलब। एटिक मतलब इपीटिम्पैनम, ठीक। इपीटिम्पैनम मतलब जैसे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन समझो, ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये इपीटिम्पैनम है मीजो, और ये हाइपोटिम्पैनम, ठीक, ये इंटरमीडिएट समझ लो। तो द बोन विच कवर्स अटिक इज कॉल्ड एज स्कूटम, ठीक है। इसको ध्यान रखना है अपने को, इपीटिम्पैनम को जो बोन कवर कर लेगी उसको स्कूटम कहेंगे, सिंपल भाषा में, ठीक। अब देखो मिडिल ईयर में क्या कहानी बनती है। मिडिल ईयर में सेंसरी सप्लाई कौन करता है, तो यहाँ पे टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, वहाँ पे हमने देखा था अर्नोल्ड्स नर्व, यहाँ पे हम देख रहे हैं टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ये 9th नंबर की क्रेनियल नर्व है, और इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, क्या है, जैकोब्सन नर्व, ओके। देखो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में वहाँ पे अर्नोल्ड नर्व है, 10th वेगस नर्व से निकल के आ रही है, ये 9th से निकल के आ रही है ग्लॉसोफेरिंजियल से, इसको बोलते हैं जो मिडिल ईयर की सेंसरी सप्लाई करेगा, ठीक, उसको बोलेंगे हम जैकोब्सन नर्व, ठीक। अब देखो पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर, पोस्टीरियर वॉल जो पीछे के साइड रहेगी। अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ें समझा दूँ क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत हो सकती। देखो ऐसे समझो कि ये बॉक्स है कुछ मिडिल ईयर में, ठीक। तो ये वाला जो आगे की दीवार होगी ना, ये इंटीरियर है, और ये जो पीछे बन रही है ये वाला हिस्सा ये पोस्टीरियर है। अब इमेजिन करोगे तब बहुत अच्छा समझ पाओ। ये इनर ईयर के साइड मिडिल रहेगा और बाहर की साइड ये लेटरल रहेगा, और ऊपर सुपीरियर समझ लो, नीचे इन्फीरियर समझ लो। ऐसा ओरिएंटेशन समझोगे तभी चीज़ें, ये पोस्टीरियर इंटीरियर क्या चल रहा है तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर में है जो प्रोजेक्शन पीछे के साइड, उसको बोला जाएगा पिरामिड। एंड दिस पिरामिड कहाँ से कैसे बनेगा ये प्रोजेक्शन, फ्रॉम दैट स्टिबिडियल मसल कम्स आउट, उस पिरामिड से स्टिपिडियस मसल बाहर आएगी विच इज़ प्रेजेंट इन द स्टिपिस, ओके, और जाके इंसर्शन होगी स्टिपिस में, सप्लाइड बाई फेशियल नर्व। मतलब यहाँ पे सिंपल से ये कह रहा है कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडिल ईयर में वहाँ पे एक प्रोजेक्शन रहता है, उसको बोलते हैं पिरामिड, ओके, और पिरामिड से एक मसल निकल के आती है, उसको बोलते हैं स्टेपिडियस मसल, ठीक। और ये स्टेपिडियस मसल आगे जाके स्टिपिस बोन से जुड़ेगी, और ये
मसल सप्लाइड बाय फेशियल नर्व, ठीक। स्टेपीडियस मसल फेशियल नर्व के द्वारा सप्लाई की जाती है, ठीक है। राउंड विंडो कवर्ड बाय राउंड विंडो मेम्ब्रेन, ठीक है। वहाँ पे ओवल विंडो राउंड विंडो दो रहती हैं, मतलब मिडिल मेम्ब्रेन में यहाँ पे एक राउंड विंडो रहेगा, देखो ओवल विंडो और राउंड विंडो। तो राउंड विंडो में भी ये जो मेम्ब्रेन रहती है उसको बोला जाता है सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो आपसे वहाँ पे एकदम से क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने कि सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ देखने को मिलती, तो ये कुछ नहीं है, राउंड विंडो को जो कवर करता है, कवर्ड बाई राउंड विंडो मेम्ब्रेन, ठीक है। राउंड विंडो की जो मेम्ब्रेन रहती है उसको सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखो ये चीज़ें कहाँ हमको दिखाई देती हैं कि सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी है क्या कहीं, एनाटॉमी तो हमने 25 बार पढ़ ली, ठीक, ओके। अब ये टॉपिक है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये बहुत पोटेंशियल, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद लिख रखी है ना, पढ़ा हूँ मैंने कभी, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इस टाइप से आपको फोकस करना है। एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ओके। अब इसमें एग्जामिनेशन करोगे तो इसमें क्या दिखेगी आपको कि रेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विद डायलेटेड कैपिलरीज कॉल्ड एज कार्ट व्हील अपीयरेंस, कार्ट व्हील अपीयरेंस, ये दिख जाए ना तो जान लगा देना कि ये कुछ नहीं है, ये एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की बात कर रहा हूँ। और कार्ट व्हील अपीयरेंस कैसे दिखता है कि ये देखो, कार्ट व्हील मतलब देखो डायलेटेड कैपिलरीज है ना ऐसे चारों तरफ से ऐसे, तो कार्ट व्हील कुछ ऐसे ही दिखता है ना, सेंटर में ये और ये कार्ट व्हील इसलिए देखो ये होते ना कैची वर्ड्स उसमें, कि सपोज मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ अब तगड़ा, ठीक है, और उसमें बहुत सारी कहानियाँ आपको बताता हूँ कि एक पेशेंट है उसके कान में दर्द हो रहा है और बहुत ईचिंग हो रही है, ठीक है। और तो आप पहले क्या करोगे, पहले तो आप एग्जामिन करोगे ना, जब आप एग्जामिन करोगे तो उसमें लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि जब हमने एग्जामिन किया उसका कान तो हमें कार्ट व्हील अपीयरेंस दिखा, तो ये सिंपल से ये हो गया कि एसओएम है, ठीक है, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की बात हो रही। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इफ ए पर्सन ऑफ एसोम हैज़ रेड एंड बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बल्जिंग, ठीक है, तो उसमें ट्रीटमेंट क्या करोगे कि मतलब आपने जैसे देखा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्ज कर रही है, ऐसे दिल बन रहा है, देखो बल्ज बना रहा हूँ तो दिल बन रहा है, ऐसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट आप चॉइस क्या है, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में जब बल्जिंग होगा तो चुपचाप मेरिंगोटॉमी करना है, ठीक है। इसको कट करके इसका पानी वानी जो भी होगी निकाल देंगे। इट इज़ डन इन, अब मेरिंगोटॉमी कहाँ पे करोगे, ये जो पोजीशंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि ये पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में करोगे, मतलब जैसे अगर ये मैं ऐसे ऑब्लिक बना देता हूँ तो पीछे की ओर और इन्फीरियर क्वाड्रेंट में कुछ यहाँ पे आप करोगे, क्योंकि ग्रेविटी के कारण फ्लूइड नीचे रहेगा ना, ठीक है। मिडिल ईयर में कैविटी, पानी तो हमेशा ग्रेविटी के कारण नीचे रहेगा, तो नीचे करोगे तब पानी निकल जाएगा कान से, ठीक है। अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्यूट मैस्टोइडाइटिस क्या है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन जितने मैं चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ कभी ना कभी क्वेश्चन में आपको आ चुके हैं, ठीक है। एक्यूट मैस्टोइडाइटिस क्या है कि इन्फेक्शन ऑफ मैस्टोइड एयर सेल, ठीक, जो यहाँ पे मैस्टोइड होता है इस रीजन में, देखो इमेज भी है कि इस रीजन में एयर सेल होती हैं, मैस्टोइड एयर सेल होती हैं एंट्रम में, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो देख लो ऐसा, तो इसमें फर्स्ट साइन कैसे आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट साइन इज आयरनिंग ऑफ मैस्टोइड सरफेस स्मूथ एंड शाइनी अपीयरेंस, मतलब आपको ये सीधी इमेज दी जाएगी और इसमें बताया जाएगा कि अब तुमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की इमेज है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा एक्यूट मैस्टोइडाइटिस है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि आपको क्लिनिकल केस देके कि एक पेशेंट आया, उसके हेडेक बहुत हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है पीछे, ऐसा है जब हमने एग्जामिन किया तो उसकी सरफेस बहुत स्मूथ और शाइनी है, तो क्या हो सकता है, इमेज नहीं दिया, तो ये वही चीज़ है, एक्यूट मैस्टोइडाइटिस है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पस कीप्स फ्लोइंग फ्रॉम मैस्टाइड टू मिडिल ईयर, ठीक है। तो इसमें आप जैसे एक बार पस निकाल भी दोगे ना तब भी बार बार पस आ जाती है मिडिल ईयर में, मतलब आपने एक बार क्लियर किया पस लगातार, मतलब पस आती रहती है, ठीक है। ऑन क्लियरिंग द मिडिल ईयर पस फिल्स अगेन एंड दिस साइन इज नोन एज नथिंग रिजर्वियर साइन। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
क्लिनिकली कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है कि अब मैं तुमको बोलूँ कि मिडिल ईयर से हमने एक बार पस निकलवाया, फिर पस निकल रहा है और लगातार निकलता रहता है, ठीक है। तो इस साइन को बोलते हैं रिजर्वियर साइन, ठीक। रिजर्वियर साइन। और मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे कि रिजर्वियर साइन ईयर का कोई इन्फेक्शन है तो किस में देखने को मिलेगा, तो सीधा से बात है एक्यूट मैस्टोइडाइटिस में दिखेगा, ओके। एंड अब आगे बढ़ते हैं कि पस कॉलम कीप्स मूविंग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लाइट हाउस इफेक्ट। तो एक्यूट मैस्टोइडाइटिस में आपको थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है कि उसमें साइन क्या है कि उसका जो अपीयरेंस होता है तो उसमें होगा स्मूथ एंड शाइनी अपीयरेंस, जैसे आयरन कर देते हैं अपन ना, एकदम स्मूथ एंड शाइनी अपीयरेंस दिखेगा मैस्टोइड रीजन में। और दो साइन देखने को मिलते हैं, एक रिजर्वियर साइन और एक लाइट हाउस साइन, ठीक है। ये दो चीज़, बस इतने में आपका मैस्टोइडाइटिस कवर हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मैस्टोइड सर्जरी इज फाइंड द मैस्टोइड एंट्रम, ओके। मतलब अगर हम अब बहुत ज़्यादा एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, तो मैस्टोइड एंट्रम ढूंढना है। एंड द सर्जिकल लैंडमार्क ऑफ एंट्रम इज मैक इवान ट्राइंगल, ठीक है, या कि सुप्रामीटल ट्राइंगल। मतलब अगर अब हमें मैस्टोइडाइटिस की सर्जरी करना है, हमने एंटीबायोटिक दे लिया, सब देख लिया, ठीक नहीं हो रहा, तो हम उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैक इवान्स ट्राइंगल लैंडमार्क है, वहाँ से हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे ये है मैक इवान्स ट्राइंगल, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ओके। कलर चेंज करता हूँ, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ओके, ये मैस्टोइड बोन है ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे ये ट्राइंगल बनता है। तो यहाँ पे हमको ये लैंडमार्क है हमारा, ठीक। अब कॉर्नर सेप्टम, रिमिनेंट ऑफ पेट्रोस्केमस सूचर, जस्ट इसको लर्न करो कि कॉर्नर सेप्टम क्या है। ये रिमिनेंट ऑफ पेट्रोस्केमस सूचर का रिमिनेंट है, उसको बोलते हैं अपन कॉर्नर सेप्टम। अब 72 नंबर, पेट्रोसाइटिस क्या है। पेट्रोसाइटिस को सिंपल समझने के लिए पहले ये दिमाग लगाओ कि टेम्पोरल बोन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्क्वेमस, एक होता है पेट्रोमेस्टोइड, ठीक है। और उसके आगे जाइगोमेटिक प्रोसेस निकल के आएगा, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लिए जो फोसा बनेगा, और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है ये यहाँ पे। तो मतलब पेट्रोसाइटिस मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, पेट्रोमेस्टोइड, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज गार्डिनिगो सिंड्रोम, ठीक है। इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द पेट्रस एपेक्स ऑफ द एयर सेल, ठीक। अब ये सब ठीक है, कहानी ये आप समझ गए हो। कहानी ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं ये कि गार्डनिगो सिंड्रोम के क्लिनिकल फैक्टर्स क्या हैं। तो मैंने इनको अपने टाइम में ऐसा रटा था कि गार्डनिगो मतलब रेड, और ये रेड यहाँ भी दिख रहा है ग्रैडिनिगो सिंड्रोम में, ठीक है। यहाँ पे जो भी है देख लेना। तो मतलब इसमें बेसिकली ग्रैडिनिगो सिंड्रोम में 3 क्लिनिकल फैक्टर्स दिखते हैं, जिसमें ईयर डिस्चार्ज होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन मतलब आँख के पीछे दर्द होगा, बोलेगा आँख के पीछे बहुत दर्द हो रहा है। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, ठीक है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन 5th नर्व के कारण हो रहा है, और डिप्लोपिया हो रहा है 6th क्रैनियल नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व के कारण। तो इसको याद कर लेना, ये गार्डनिगो सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ओके। अब देखो ये ऐसे फैक्चुअल हैं, इनको याद ही करना पड़ता है कि यूस्टियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है 36 mm इन लेंथ होती है। और ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो मिडिल ईयर से ये कनेक्शन होता है, इन्फीरियर मीटस में खुलता है, ठीक है। ये है अपना ऐसा ये यूस्टियन ट्यूब, और ये ऐसा देखो, ये ईयर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडिल ईयर से ये खुल के ये ऐसे जाके नोज़ में खुलता है। तो जब भी आप देखते होगे कि आई ड्रॉप वगैरह डालते हैं तो नाक में भी आ जाता है, फिर पीछे माउथ के पीछे भी पहुंच जाता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत कड़वा कड़वा लग रहा है ना, वो इसकी वजह से, इसकी यूस्टियन ट्यूब की वजह से। कई बार नाक आँख में भी डालते हो ना, आँख में भी यहाँ पे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से भी आ जाता है, यहाँ पे उसकी वजह से होता है। 2 ओपनिंग होती है ना, आँख से भी और कान से भी, ठीक। अब देखो ये जो पॉइंट है, टेंसर पैलेटिनी मसल ओपन्स ट्यूब वाइल सैलोइंग, तो मतलब ये जो टेंसर
पैलेटी मसल्स है, इसके कारण जब हम स्वेलो करते हैं, कुछ निगलते हैं, ओके, उस ड्यूरेशन में ईस्टर्न ट्यूब ओपन होती है। ठीक, अब देखो, अब इनर ईयर की बात करेंगे। इनर ईयर में क्या क्या है, ठीक है। इनर ईयर के सिंपल से देखो ऐसा होता है सीन कि इनर ईयर में अब हम मिडिल ईयर के मिडिल साइड से भी अंदर चले गए। ठीक, जैसे ये अभी मैंने इमेज दिखाई ना, अब हम इस पार्ट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक, इस पार्ट की, ये है हमारा इनर ईयर, ये जिसमें कॉक्लिया और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स रहती हैं अपनी। ठीक, तो सिंपल से देख लो कि ये कॉक्लिया है। ठीक, ये जो राउंड स्ट्रक्चर कॉक्लिया है, और ये जो हॉरिजॉन्टल ये ऐसा है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं यहाँ पे। ठीक, और ये जो कैनाल्स से जो इंड होते हैं बल्ब्स, और यहाँ पे ये इंडोलिम्फ इसके अंदर भरा रहता है ना, तो इसको अभी जस्ट दिमाग में रख लो, ये ऊपर वाला यूट्रिकल है और नीचे वाला सैक्यूल है। ठीक है, तो ऐसे मैंने याद किया था यूएसए, तो यू ऊपर, यूट्रिकल, सैक्यूल नीचे। अभी इसकी कहानी बताता हूँ, ये सब सिर्फ देख लो इनर। ठीक है, अब देखो कॉक्लिया क्या है, हियरिंग के लिए होता है, ये वाला पार्ट ये हियरिंग के लिए होता है। और किससे हियर करते हैं हम, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बोलते हैं। और ये कॉक्लिया का क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, इसको भी देख लो एक बार, आगे काम आएगा आपको। कि ये वाली जो लेयर रहती है ना, पहले तो ये देखो कि इस पार्ट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को स्केला वेस्टिबुली, जो सबसे ऊपर रहता है। स्केला मीडिया भूलने वाली चीज़ नहीं है, बीच में ही रहता है। और नीचे वाला स्केला टिम्पैनी, ये वाली मेम्ब्रेन। ठीक, ये 3 कंपार्टमेंट रहते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिडिल स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी के बीच में ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन रहती है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन, और यहीं पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी सिचुएटेड रहता है। यहीं पे इनर ईयर, आउटर हेयर्स ये रहते हैं आपके, और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जब इनर हेयर यहाँ पे टकराएंगे तो ये कॉक्लियर नर्व सेंसेशन लेके हियरिंग जाती है। और ये जो यहाँ पे स्केला वेस्टिबुली और मिडिल के बीच में रहता है, उसको रीजनल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जनरल एनाटमी। ओके, होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो कॉक्लिया हियरिंग के लिए बना रहता है। हियरिंग किससे होती है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से। और वेंट्रिकल और सैक्यूल, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, यूएसए, वेंट्रिकल और सैक्यूल। तो वेंट्रिकल और सैक्यूल लीनियर बैलेंस मेंटेन करके खड़े हो ना सीधे, उसको बैलेंस करते हैं ये यूट्रिकल और सैक्यूल। और इनके अंदर पाया जाता है मैक्यूला, मतलब ये इनके अंदर ऐसे ये न्यूरोसेंसरी जो भी हैं ऑर्गन, उसको मैक्यूला बोलते हैं, इसके अंदर रहता है। और ये लीनियर बैलेंस के लिए हेल्प करता है। और कैनाल में जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये एंगुलर बैलेंस के लिए काम आता है। देखो इसके अंदर ये यहाँ पे क्रिस्टा पाया जाता है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये क्रिस्टा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्रिस्टा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर बैलेंस, मतलब आप ऑब्लिक हो रहे हैं, जैसे ये लीनियर बैलेंस आदमी खड़ा है, तो इसके लिए यूट्रिकल एंड सैक्यूल, मतलब आप समझ रहे हो ना कि लीनियर बैलेंस सीधा खड़ा है तो मैक्यूला इन्वॉल्व होगा। अब ये आदमी ऐसा हो गया ऑब्लिक, तो इसके बैलेंस के लिए, एंगुलर बैलेंस के लिए अपना क्रिस्टा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो इंडोलिम्फ के बारे में कहानी सुन लो। इंडोलिम्फ में क्या है कि इंडोलिम्फ, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडोलिम्फ प्रोड्यूस बाय स्ट्रिया वेस्कुलरिस ऑफ द कॉक्लिया, मतलब स्ट्रिया वेस्कुलरिस है ना, स्ट्रिया वेस्कुलरिस से आपका इंडोलिम्फ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इमेज में कि स्ट्रिया वेस्कुलरिस शायद, ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पे वो प्रेजेंट होती है स्ट्रिया वेस्कुलरिस मिडिल में, तो वहाँ से ये प्रोड्यूस होगा आपका इंडोलिम्फ, प्रोड्यूस बाय, सिर्फ इतना याद रख लो, इतना आपसे कोई घुस के पूछने वाला नहीं है, बस इंडोलिम्फ प्रोड्यूस बाय स्ट्रिया वेस्कुलरिस ऑफ द कॉक्लिया। और एब्जॉर्ब बाय इंडोलिम्फेटिक सैक, कहाँ से एग्जॉर्ब होगा, बनेगा स्ट्रिया वेस्कुलरिस से, एग्जॉर्ब होगा इंडोलिम्फेटिक सैक, ये जो ये दिख रहा है, मतलब यहाँ स्ट्रिया वेस्कुलरिस से बन के आएगा सपोज यहाँ से, और यहाँ आके एग्जॉर्ब हो जाएगा, ये इंडोलिम्फेटिक डक्ट है। ठीक है,
और ये जो इंडोलिम्फ होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगा और एग्जॉर्ब भी होगा, एक साइड बनता भी रहेगा और एक साइड एब्जॉर्ब भी होता रहेगा। इफ द इंडोलिम्फेटिक सैक डज नॉट एब्जॉर्ब प्रॉपरली लीड्स टू, अब ये एक हॉट टॉपिक है आप लोगों के लिए, मीनियस डिजीज़। ठीक है, मीनियस डिजीज़ देखा होगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन मैं बना देता हूँ कि मीनियर डिजीज़ होता कैसे। तो सिंपल सा कि मीनियर डिजीज़ अगर स्ट्रिया वैस्कुलरिस से इंडोलिम्फ बन के आया और बनने के बाद सिंपल से सोचो कि यहाँ से बन के आया और यहाँ अगर जाके एग्जॉर्ब नहीं हो रहा तो क्या होगा, बैक फ्लो मारेगा, यहाँ भरने लगेगा इंडोलिम्फ। ये है मीनियस डिजीज़। तो इससे क्या होगा, अगर भरने लगा इंडोलिम्फ अंदर तो क्या होगा, कॉजेज कॉकलियर डैमेज ड्यू टू हाई इंडोलिम्फेटिक प्रेशर। मतलब सिंपल सी बात है कि पाइप से पानी जा रहा है, आपने पाइप दबा दिया तो अब इंडोलिम्फ अंदर भरने लगा। ठीक है, अब इंडोलिम्फ अंदर भर रहा है तो मीनियस डिजीज़ की आगे जब कहानी होगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पेरीलिम्फ क्या है, मतलब सिंपल सा अगर ये डायग्राम देखो, कुछ अंदर ऐसी कहानी कि जो ये लेब्रिंथ्स होते हैं, लेब्रिंथ्स ये समझो, ये ऐसे लेब्रिंथ है। ठीक है, इसकी कहानी समझना। लेब्रिंथ के अंदर होता है अपना कॉकलिया का ये जो इंडोलिम्फ, और इंडोलिम्फ के ये बाहर ये तैरता रहता है, ये पेरीलिम्फ है। ठीक है, तो जो अपन मैं बात कर रहा था ओवल विंडो से, दो प्रकार के जो कंडक्शन आपने पढ़े होंगे, बहुत टेस्ट में कंफ्यूज रहते हो जैसे, तो ये बोन कंडक्शन ये है, बोन कंडक्शन ये स्टिपीस यहाँ जाएगा पेरीलिम्फ इसका। ठीक है, यहाँ के बाद ये आपका ऐसा जाता है, ये कंडक्शन यहाँ, ये फ्लूइड को डिस्टर्ब करेगा, फिर अंदर होते ना ऑर्गन ऑफ कार्टाई, वो इनको डिस्टर्ब करेगा और फिर इधर से ये, ठीक है, निकल जाएगा। और ये एयर कंडक्शन यहाँ से जाएगा। बेसिकली सीधा सीधा समझोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल चीज़ें समझो कि पेरीलिम्फ के बारे में पूछा जाएगा कि CSF इज कनेक्टेड टू द पेरीलिम्फ बाया एक्यूडेक्ट ऑफ कॉकलिया। तो पेरीलिम्फ कहाँ से आ रहा है, वहाँ पे वो CSF से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। ठीक है, और उसका कनेक्शन क्या है, एक्यूडेक्ट ऑफ कॉकलिया। अब देखो कॉकलिया की वो जो ये टर्न्स हैं, ये 2.5 टर्न्स होते हैं, जैसे 1, 2 और आधा, मतलब 2.5 टर्न होते हैं कॉकलिया की बात की जाए तो। समझ रहे हो, ऐसा ये कॉकलिया दिखेगा। देखो कॉकलिया का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, देख लो कि अंदर का जो टिप होगा उसको एपेक्स बोलते हैं, और ये जैसे बाहर आता जाएगा इसको ये बेस बोलोगे, ये है बेस, ये है एपेक्स। ठीक है ना, ओके। अब कॉकलिया 2.5 टर्न होते हैं, एपेक्स को बोला जाता है हेलिकोट्रीमा। ठीक है, हेलिकोट्रीमा बोला जाता है। जस्ट पूछ लिया जाए आपसे कि हेलिकोट्रीमा इनर या कॉकलिया में कहाँ पाया जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा अंदर में, और एपेक्स को ही हेलिकोट्रीमा बोलते हैं। ठीक है, जैसे वही गंगाधरी शक्तिमान है, वही वाली बात है, एपेक्स ही हेलिकोट्रीमा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें मैं वहाँ पे बता दिया हूँ। रीजनल मेम्ब्रेन कहाँ पे पाई जाती है, रीजनल मेम्ब्रेन बिटवीन स्केला वेस्टिबुली एंड मीडिया, मतलब ऊपर और बीच वाले के बीच में जो ये मेम्ब्रेन होगी इसको बोलेंगे रीजनल मेम्ब्रेन। और बेसिलर मेम्ब्रेन क्या है, स्केला मीडिया ये वाला, और यहाँ पे इसके बीच में बेसिलर, और इसी ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी यहाँ पे होता है, अगर आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कवर द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, मैंने वहाँ पे इमेज में आपको सब दिखा दिया। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कवर्स द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। और सैक्यूल क्या होते हैं, सैक्यूल इज कनेक्टेड टू द कॉकलिया बाय क्या है, डक्टस रियूनिन्स। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे बनाया था, ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको इनर ईयर में। ठीक है, ये है जो यहाँ पे ये कैनालिस रियूनिन्स जो रहता है, तो ये सैक्यूल इंडोलिम्फ से ऐसे जुड़ेगा। मतलब अगर इंडोलिम्फ यहाँ बन के आ रहा है तो ये ऐसा जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इनमें सब में जाएगा इंडोलिम्फ, और फिर यहाँ से बाहर आएगा। ये इसकी कहानी है, वो ये बोल रहा है सिंपल। ठीक है, और मैंने ये बताया है कि क्रिस्टा एंगुलर बैलेंस के लिए होगा, यूट्रिकल में पाया जाएगा, और ये अपना सैक्यूल में मैकुला पाया जाएगा जो लीनियर बैलेंस के लिए कहला गया अपने को। ठीक है, सैक्यूल किससे कनेक्टेड होगा कॉकलिया से, तो डक्ट ऑफ रियूनिन्स। ठीक है, ये चीज़
डक्टस रियूनिस। अब मैकुला जो मैंने बताया था सैक्यूल में है जो, ठीक है। तो मैकुला में क्या है कि इट इज सराउंडेड बाय जिलेटिनियस लेयर विच हैज कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स आल्सो कॉल्ड एज ऑटोकोनिया या ऑटोलिथ। मतलब देखना ये कहाँ कहानी लेके जा रहा है। मैकुला के सराउंडिंग में जिलेटिनियस लेयर होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट क्लिस्टर होते हैं, उसको ऑटोकोनिया ऑटोलिथ होता है। तो मतलब आप समझ रहे हो ये आपको लेके जा रहा बहुत ही पोटेंशियल जगह जहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ये बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, ओके। और ये आज मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा, है ना, फिर बहुत हो गया, रात हो गई। तो ऑटोकोनिया ऑटोलिथ क्या है? इफ़ दे टर्न फ्री, जो मैकुला के जिलेटिनियस कवरिंग है अगर ये फ्रीली मूव करने लगेंगे तो ये फ्री एंड रीच टू द सेमी सर्कुलर कैनाल लीड्स टू द वर्टाइगो। दिस डिजीज इज कॉल्ड एज बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, ओके। तो और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं तो ये कितनी रहती? 3 कैनाल रहती है और 5 ओपनिंग रहती हैं, बिकॉज वन हैज़ 1 लिम्ब ऑफ पोस्टीरियर एंड सुपीरियर कैनाल इज फ्यूज्ड, बिकॉज 1 लिम्ब ऑफ पोस्टीरियर एंड सुपीरियर कैनाल इज फ्यूज्ड। फ्यूजन इज कॉल्ड एज कस कॉमनी, ओके। आई थिंक अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो ये कहानी आपको समझ आ जाएगी कि बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो क्या है कि मैकुला के पास वो रहती है जेलेटिनियस लेयर जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल रहते हैं, और अगर ये क्रिस्टल फ्रीली मूव करने लगे तो ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में पहुंच जाते हैं और फिर आप पेशेंट बताएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, सिर घूम रहा है, ठीक है। तो बीपीपीवी के लिए अगर आप डायग्नोसिस करेंगे तो उसके लिए डिक्स हॉल पाइक मैनूवर करना पड़ता है कि पेशेंट को बैठाओ, 45 डिग्री की ओर घुमाओ, उसके निस्टैग्मस चेक करो, फिर सडनली उसको नीचे ऐसे लेके जाओ, फिर उसकी आई चेक करो। अगर निस्टैग्मस है दैट इज़ पॉजिटिव डिस्क हॉल पाइक मैनूवर। अगर डिस्क हॉल पाइक मैनूवर है तो मतलब उसका ये हो गया आपको बीपीवीवी, ठीक है, यार जो भी है बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, ठीक है। तो फिर मैनेजमेंट के लिए हम करते हैं इप्लीज मैन्यूअर। तो बस यही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बीपीपीवी में डायग्नोसिस किससे करोगे? तो डिस्क हॉल पाइक मैन्यूअर। और ट्रीटमेंट किससे करोगे? इप्लीज मैन्यूअर, ओके। तो बस आज हम यही रखते हैं, लगभग 10 पेज हो गए, 11 पेज सफिशिएंट। चलो इसको कवर कर देता हूँ। एक पॉइंट और लिखा है, क्रिस्टा क्या है? क्रिस्टा इज सराउंडेड बाय जिलेटिनियस लेयर विच आल्सो कॉल्ड एज क्यूपुला। तो ये जस्ट एनाटॉमिकल टर्म्स हैं कि मैकुला के अराउंड में जो जिलेटिनस लेयर रहेगी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल रहेंगे, उसको बोला जाता है ऑटोकोनिया ऑटोलिथ। और जो क्रिस्टा मैंने बताया था आपको, वो उसके अराउंड जो जिलेटिनस लेयर रहेगी उसको बोलते हैं क्यूपुला, ओके। सो गाइज बस थोड़ा सा क्लिनिकल चीज़ें बात की हैं यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जो इनसे इतना भी ऐसे पढ़ते जाओगे ना इस लहजे से तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई रोक सकता है ना। तो दिस इज़ ENT फर्स्ट पार्ट, ओके। नेक्स्ट हम इसके आगे ये बोन कंडक्शन और ट्यूनिंग 4 वगैरह का हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जब मुझे फ्री टाइम होगा मैं, ओके। सो ऑल द बेस्ट। और जैसे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था तो देख रहे होगे कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, ओके। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।